आज व्यू 360 में पाकिस्तानी मईशत की मखदूश सूरत हाल, क्या IMF का एक और प्रोग्राम ही वाहिद हल है? बात करेंगे बैनुल-अक़वामी मालियात के माहिर से। बहावलपुर के दस्तकारों के कपड़े और डिजाइन महंगे बुटीक्स में मकबूल, लेकिन कारीगरों के मुआशी हालात जूं के तूं। जिनका कपड़ा होता है ना, उन्हीं को मुनाफा होता है ना। वो तो सिर्फ हमको ये रंग भी उन्हीं का होता है, धागा भी उन्हीं का होता है, कपड़ा भी उन्हीं का होता है। हम सिर्फ इसको बांधते हैं और वो आगे बेचते हैं। और रमजान की यादों में आज आपको मिलवाएंगे बहरोज सब्जवारी से और जानेंगे कि उनके बचपन में रोजे कैसे गुजरते थे। हम सहरी से पहले उठ जाते थे, वो ढोल वाला आता था और उठा देता था। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में नए वजीर आजम का इंतखाब, PTI के इज्तिमाई इस्तीफे, मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे और बहुत कुछ। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान जिस सियासी बहरान की जद में है, वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले पाकिस्तानी और अमरीकी माहिरीन इसके जल्द खात्मे की उम्मीद नहीं रखते। इस वक्त इस्लामाबाद से अली फुरकान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। जी अली, ये बताइए कि क्या सिचुएशन रही आज की कार्रवाई में, जिसमें 23वें प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए पाकिस्तान के 174 वोटों के साथ। जी, ऐवान की कार्रवाई का जब आगाज हुआ तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वो बराजमान हुए सदारत पे, और उन्होंने पहले तो उस अपनी रूलिंग का हवाला दिया जो कि उन्होंने हफ्ते से पहले दी थी, जिसमें उन्होंने तहरीक एतमाद को मुस्तरद किया था, और उस खत का हवाला दिया और कहा कि वफाकी काबीना ने हफ्ते के रोज होने वाले अपने आखिरी इजलास में इसको डिक्लासीफाई करते हुए स्पीकर को भिजवाया है, और मैं इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवा रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने जो है वो कहा कि उस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। शाह महमूद कुरैशी जो कि वजीर खारजा रहे हैं तहरीक इंसाफ के और उम्मीदवार थे वजारत उज़्मा के तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने खड़े होकर अपने उसी मौक़िफ़ का इयादा किया जो कि तहरीक इंसाफ करती रही है। बैरूनी मुदाखलत साजिश की बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी, और तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान जो है वो वॉकआउट कर गए ऐवान से। शाह महमूद ने अगरचे इस्तीफों का भी ऐलान किया, ताहम इसका अभी फैसला जो है वो अभी तक होना बाकी है। इसके बाद अयाज सादिक ने जो कि पैनल फेयर का हिस्सा हैं, उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाया और शहबाज शरीफ जो है वो मुंतखब हुए। इस इंतखाब के नतीजे में शहबाज शरीफ ने अपने पहले खिताब में ये कहा कि उन्हें इत्तेहाद की ज़रूरत है और वो चाहेंगे कि इत्तेहाद के साथ आगे चले। इसके साथ साथ उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की भी दावत दी, और उनका यह कहना था कि मुल्क को और जमहूरियत को अगर आगे लेके जाना है तो डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग पे जो है वो आगे बढ़ना जा सकता है। तो अली, इमरान खान और उनके हामियों की जानिब से एहतजाज के क्या मंसूबे हैं और इस्तीफों के बाद सूरत हाल क्या होगी? यकीनी तौर पे जो मोड़ नजर आ रहा है गुज़श्ता रोज यानी कि इतवार की शब मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और उनके हामियों की जानिब से इमरान खान से यकजहती के साथ मुजाहरे किए गए, और आज इमरान खान पार्लियामान के अंदर पहुंचे। उन्होंने पार्लियामानी पार्टी का इजलास की सदारत की और उसमें यह फैसला किया गया कि वो मुस्ताफ़ी होंगे। शाह महमूद ने इसका ऐलान भी किया, इस्तीफे जो हैं वो भी साइन करवाए गए हैं अरकान की जानिब से। तो ऐसे लग रहा है कि अब तहरीक इंसाफ ऐवान का हिस्सा नहीं बनेगी और वो सड़कों के ऊपर एक मुअस्सर और मजबूत किस्म की अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहती है, और यही चैलेंज होगा नई हुकूमत के लिए। शहबाज शरीफ जो कि मुंतखब होंगे, एक तो ने बाहर एक मजबूत अपोजिशन नजर आएगी, उसके साथ साथ उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको लेके जाना, चूंकि उनके अंदर भी खासी जो है वो तकसीम है नजरियात की, पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद की, हुकूमत के चलाने के हवाले से, तो उनको लेके चलना ये एक खासा मुश्किल काम होगा। शहबाज, एक चैलेंज रहेगा नए प्राइम मिनिस्टर के लिए। बहुत शुक्रिया अली फुरकान आपका। विल्सन सेंटर से मुंसलिक सीनियर तज्जियाकार माइकल कुगलमैन पाकिस्तान में होने वाली सियासी तब्दीलियों पर गहरी नज़र रखते आए हैं। अपने बेलाग तबसरों की वजह से सोशल मीडिया पर कभी पाकिस्तान और कभी भारत से कई हलकों की तनकीद का निशाना भी बनते रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की कामयाब तहरीक के ज़रिए हटाए जाने को वो तारीखी करार देने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, और ये कि वो अमरीकी साजिश का अपना बयानिया जारी रखेंगे।
Yes, absolutely. He's going to keep up. जी बिल्कुल, वो इस बयानिए को बरकरार रखेंगे कि उन्हें बुनियादी तौर पर अमरीकी पुष्टपनाही से की गई साजिश में बेदखल किया गया। वो अपने हामियों को इस नई हुकूमत पर दबाव बरकरार रखने के लिए मुजाहिरों में बुलाएंगे और यकीनन हिज़्ब इख्तिलाफ में मौजूद इमरान खान नई हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आएंगे कि उसने उनका तख्ता उलटने के लिए अमरीकियों के साथ ताउन किया है। ये एक बहुत ही ताकतवर बयानिया है जिसे यकीनी तौर पर उनके हामियों में बहुत पजीराई मिलेगी, बल्कि इससे भी बढ़कर एक ऐसे मुल्क में जहां बहुत से लोगों को अमेरिका और इसकी पॉलिसीज पर एतमाद नहीं है, ये बयानिया बहुत मकबूल होगा। वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में रखने की कोशिश करेंगे जहां से वो अगले इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। How do you see the future now? अब आप मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? नई हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? What are your expectations from the interim government? Yeah, the honeymoon will not last long. जी यकीनन इस नई अबूरी हुकूमत के लिए ये हनीमून पीरियड ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इस वक्त आप उनके मुखालफिन की तरफ से बहुत ज्यादा जोश और खरोश देख रहे हैं, लेकिन जो लोग उनकी जगह लेकर नई हुकूमत बनाएंगे वो उस मुआशी बहरान के वारिस होंगे जो इमरान खान को खुद वरासत में मिला था और जिसे वो ठीक नहीं कर सके। नई हुकूमत को दहशतगर्दी का बढ़ता हुआ खतरा भी विरासत में मिलेगा। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी तालिबान ने पिछले एक साल के दौरान अपने हमलों में नुमाया इजाफा किया है और सबसे बढ़कर अबूरी हुकूमत को अपोजिशन में एक जारहाना मुखालिफ यानी इमरान खान का मुकाबला होगा। अपोजिशन का किरदार वो बहुत बेहतर अंदाज से अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने 2018 तक यही किरदार अदा किया है। वो इस हुकूमत को सांस नहीं लेने देंगे, इसलिए इस अबूरी हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं और वो कोई ज्यादा देर तक इक़्तिदार में भी नहीं रहेंगे। हम मुमकिन तौर पर इस साल के मौसम खिज़ान तक कबल अज़ वक्त इंतखाबात देखेंगे। इमरान खान ने अदम एतमाद के वोट से पहले कौम से अपने खिताब में भारत की खुददारी की तारीफ की और इस राय का इजहार भी किया कि कोई बैरूनी ताकत भारत पर अपनी पॉलिसीज़ मुसल्लत नहीं कर सकती, और ये कि जब भारत ने रूस और यूक्रेन की जंग में किसी की साइड लेने से इनकार किया तो किसी सुपर पावर को इस पर एक लफ्ज़ कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। भारत में खिदमत सर अंजाम देने वाले साबिक अमरीकी सफ़ीर केनेथ जेस्टर कहते हैं कि अमरीका दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अपना नुक्ता नज़र सामने रखता है, लेकिन अपनी मर्जी उन पर मुसल्लत नहीं कर सकता। हम किसी को हुक्म नहीं देते, न अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करने पर मजबूर करते हैं। अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान इससे कहीं मुख्तलिफ सूरत हाल में होता जिसमें वो आज है, क्योंकि कई सरगर्मियाँ जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं हम वैसा नहीं चाहते थे। हम वहाँ ज़्यादा मुआशी तरक्की होते देखना चाहते हैं। हम सरहद पार दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। हम वहाँ फ़ौज और सिविलियन हुकूमत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात देखना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में जो होता है हम उसको डिक्टेट नहीं करते, हम अपने नुक्ता नज़र का इजहार करते हैं। यकीनन अगर पाकिस्तान ऐसी चीज़ों में मुलव्वस होता है जैसे मिसाल के तौर पर दहशतगर्द ग्रुपों की माली मुआवनत या इस नौयत की कोई और चीज़, तो यकीनन हम अपने मौक़िफ़ को पूरी तरह वाज़े करेंगे, लेकिन इसका मतलब पाकिस्तान को डिक्टेट करना नहीं होगा। हम भारत को भी बाज़ औक़ात बताते हैं कि हमारी तरजीह क्या है, लेकिन इसका मतलब उन्हें डिक्टेट करना नहीं। माली साल 2019-20 के आगाज़ से लेकर अब तक पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत तकरीबन 50% बढ़ी है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे मुसलसल बढ़ रहे हैं और 127 अरब डॉलर की सतह से भी ऊपर जा चुके। पाकिस्तान के गुज़िश्ता चंद हफ्तों में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। मुल्क के पास अपनी दरामदात को पूरा करने के लिए 2 माह से भी कम की रकम बाकी बची है। महंगाई की शरह डबल डिजिट में है और पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने गुज़िश्ता हफ्ते मौजूदा माली साल के लिए अपनी अफरात ज़र की पेशन गोई की शरह 9% से बढ़ाकर 11% से भी ज़्यादा कर दी है और साथ ही स्टेट बैंक की जानिब से मरकज़ी शरह सूद को 2.5% के इजाफे के साथ 12.25% कर दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल है और दूसरी तरफ कई हफ्तों से जारी सियासी बहरान। इसका हल क्या हो सकता है और सूरत हाल कितनी गंभीर है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुआशी उमूर के माहिर डॉक्टर साकिब रज़ावी। डॉक्टर रज़ावी, शायद मार्च के महीने से पहले भी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता 3 हफ्तों में मजीद बिगड़ी है। क्या आप इस इत्तेफाक करते हैं इस राय से? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो रैपिड डिटेरियोरेशन हुई है पिछले 1 महीने में,
वो काफ़ी डेंजरस है। तो क्या पाकिस्तान के लिए IMF के किसी नए प्रोग्राम में जाना, बिकॉज पिछला प्रोग्राम जो है वो भी अभी रिव्यू में है और करंट रिव्यू भी चल रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स या जो कंडीशनैलिटीज़ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की थी और IMF उसके अकॉर्डिंगली उनको पूरा करवाने की कोशिश करता है, क्या वो सस्पेंड होगा? पाकिस्तान किसी नए IMF के प्रोग्राम में जाएगा और किन शराइत पे जाएगा? इसमें ये देखें कि वो प्रोग्राम सस्पेंड नहीं हुआ। उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की है IMF वालों ने, वो कहा है पॉज, और उसकी रीज़न ये थी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं थी जिससे वो निगोशिएट कर सकते। तो नई हुकूमत का जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, वो जिस तरह आपने जिक्र किया है, वो ये है कि किसी तरह डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करें। उसके लिए उन्हें IMF के पास जाना पड़ेगा, और ये जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है इसी को वो अगर एक्सेप्ट कर लें और कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ IMF के साथ निगोशिएट करें तो ये प्रोग्राम जारी रह सकता है। इस प्रोग्राम की टोटल अमाउंट 6 बिलियन थी, इसमें से 3 बिलियन डिस्बर्स हो चुका है, 3 बिलियन बाकी है। वो डिस्बर्समेंट लेने के लिए ये एक नया प्रोग्राम शुरू करना जो होगा वो मेरा ख्याल है गलती होगी, उसमें वक्त भी ज़ाया होगा। इस वक्त इनको बहुत ज़रूरत है कि अपने जो एक्सटर्नल डेट्स हैं उनको रोल ओवर करें। जिस तरह आपने बताया है कि रिजर्व्स डिक्लाइन हो रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत पेचीदा मसला है जिसमें इनको ज़्यादा मनूवर करने की भी स्पेस नहीं है। तो इन्हें वापस IMF के पास जाना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम ही को निगोशिएट करके डिस्बर्समेंट लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो नई हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं क्या इस वक्त? आपने जिस तरह से कहा कि एक तो ये कि IMF का यही प्रोग्राम कंटिन्यू किया जाए, और इसके साथ साथ जो मुआशी बिगाड़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या इस पर वाकई कोई प्रैक्टिकली काम हो सकता है? कोई इतना कुशन है कहीं? इसमें देखें, ये कुशन कम है लेकिन हो सकता है। इसमें पाकिस्तान के जो 3 मेजर क्रेडिटर्स हैं, जिसमें UAE है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें चाइना है, वो अगर अपने कर्जे रोल ओवर कर दें तो वो तकरीबन $6 बिलियन है। उससे कुछ रिलीफ मिल सकती है। इन द मीन टाइम अगर ये IMF से निगोशिएट कर लें तो वो फर्दर पैसे मिल सकते हैं। IMF के प्रोग्राम का, जैसा आपको मालूम है, कि ना सिर्फ उनके अपने पैसे होते हैं, बल्कि जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा हो तो बाकी क्रेडिटर भी कर्जा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में अभी हम जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन देख रहे हैं, अब तो स्टेट बैंक ने जो अपनी रिसेंट जो नंबर्स दिए हैं उसमें फोरकास्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मरकजी बैंक ने दूसरी तरफ अपनी रिव्यू मीटिंग हम देखें जो मार्च में की, उसमें शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि चंद दिनों में 250 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया? ये एक मेरे ख्याल में गलती थी उनके पार्ट पे, ओवर कॉन्फिडेंस में। उनको ये देखना चाहिए था कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो उन्हें पहले ये शरह बढ़ानी चाहिए थी इंटरेस्ट रेट की। लेकिन उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया है, जिसमें जिस तरह आपने बताया है कि अब 12.2% कर दिया है। ये भी असद एक दो धारी तलवार है। एक तरफ तो ये स्टेबलाइज करेगी थोड़ा सा एक्सचेंज रेट को, लेकिन साथ में फिर ये कर्ज़ों की जो फाइनेंसिंग है उसको भी महंगा कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी हमसे बात करने का इस हवाले से, और ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान की जो मुआशी फ्रंट पे है उस पर हमें अपडेट करने का। बहावलपुर के दस्तकारों के बनाए ख़वातीन के कपड़े और डिज़ाइन पाकिस्तान में मुसलसल अपना नाम बना रहे हैं। बड़े शहरों की मार्केट्स में तो ये कुछ अरसे से अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन अब तो कई मकबूल ब्रांड्स भी अपनी ख़वातीन सारिफीन की पसंद को देखते हुए बहावलपुर के मुकामी दस्तकारों से काम करवाते हैं। लेकिन जितनी कीमत अदा करके आप ये सूट्स ख़रीदते हैं, क्या इसकी तैयारी का मुनासिब मुआवजा कारीगर तक भी पहुँचता है? समन खान के साथ चलते हैं बहावलपुर के चुनरी मोहल्ले और देखते हैं कि कारीगर वहाँ क्या बना रहे हैं और दुनिया भर में मशहूर उनके काम की वजह से क्या उनके मुआशी हालात भी बदले हैं। बहावलपुर से 30 किलोमीटर दूर बस्ती कुढ़नपुर के घर में चुनरी के सूट को रंग लगाती समीना को 5.5 मीटर की कमीज और दुपट्टे पर धागा बांधने और रंग लगाने के 25 रुपए मिलते हैं। फी दिन 5 से 6 सूट बनाएं तो 150 रुपए तक उजरत कमा पाती हैं।
जिनका कपड़ा होता है ना उन्हीं को मुनाफा होता है ना, वो तो सिर्फ हमको ये रंग भी उन्हीं का होता है, धागा भी उन्हीं का होता है, कपड़ा भी उन्हीं का होता है, हम सिर्फ इसको बांधते हैं और वो आगे बेचते हैं। उन्हीं का काम है, वो लाखों में करे या करोड़ों में करे, हमें जो जितने भी दे जाते हैं हमें यही बहुत है। बहावलपुर का गांव अब्बास नगर और इससे मुल्हिका बस्तियां चुनरी के काम और यहां आबाद हुनरमंदों की बदौलत खास पहचान रखते हैं। सादा कपड़े की कटिंग से लेकर डिज़ाइन बनाने, बांधने, रंगने और गिरहें खोलने तक तमाम मराहिल मुख्तलिफ घरों में बैठी ख्वातीन करती हैं। उन्हें ये काम मिडलमैन या कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए मिलता है जो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक उजरत देता है। पार्टी दूर दूर से भी अब यहाँ आ रही हैं, पहले शहर में आती थी, अब डायरेक्ट यहाँ अब्बास नगर पहुँच रही हैं। दुकान से उनको पता जो कम रेट ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है ना, अब पार्टी डायरेक्ट अब जिनके पास आ गई वो आगे तो नहीं जाने देता, वो अपने पास काबू कर लेता ना, वो नहीं देता हमें, हमारे तक जो पहुँच जाता हम उसे ऑर्डर वो ले लेता हमारे तक। लेकिन इन्हीं कारीगरों में से एक नुसरत ने बाहर निकलकर अपने काम की अहमियत समझने को तरजीह दी। मर्द नहीं निकलने देते ना, उनको कहते हैं कि नहीं आप जो है ना यहीं पे घर पे करो, जो भी होता है बाहर नहीं निकलना। मेरे भी हस्बैंड की जो है ना सपोर्ट थी, मैंने उनकी वजह से वो बाहर निकली हूँ। एग्जीबिशंस वगैरह पे इस पे मैं जाती हूँ। इदारों के साथ देखा है कि ये बड़ी अच्छी इसकी सेल होती है। जो हमसे 2500 में लेके गए हैं, आगे उन्होंने 5000 में सेल किया है। हमें अंदाज़ा है लेकिन हम फिर भी ना इसमें कहते हैं कि बस ठीक है। वो पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट उनके भी अखराजात होते हैं ना, दुकानों के रेंट्स वगैरह वो अपने निकालते हैं। सराइकी बोलने वाले इन दस्तकारों और बैरूनी मार्केट के दरमियान जुबान का फ़र्क भी हायल है। नुसरत समझती हैं कि डिज़ाइनर्स की जदीद सोच और उनकी जानिब से मिलने वाले ऑर्डर्स ने उनके काम को दोबारा ज़िंदगी बख्शी है। पहले तो हम 2 ही रंगों में मखसूस थे, एक रेड और एक मेहरून, जो चोलिस्तानी रंग जो होते थे। बाहर निकले हैं शहरों में, पता चला है कि भाई एक रंग में अच्छा लगता है, ज़्यादा रंग में ना वो खिचड़ी बन जाती है। लाहौर की बख्तावर ऑनलाइन कपड़ों की खरीदो फरोख्त का काम करती हैं। चुनरी, तारकशी, मुकेश, गोटे और चिकनकारी वाले लिबास वो बहावलपुर से ही तैयार करवाती हैं। लाहौर मुंतकिल होने से पहले वो इसी इलाके में घर में रहकर काम करती थी। यहाँ पे जो ख़वातीन है वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग करनी नहीं आती। जैसे एक चुनरी बनाती है तो उसको हम 50 दुपट्टे ला के दे देते हैं, ये आपकी अपनी मिल्कियत है जैसे, तो वो बना के आप दें, सेल हम आपको करके देंगे प्रॉफिट समेत। उसका फिर आगे हम मार्केटिंग करती हूँ मैं, जितना हमारा बनता है हम उतना रखें, फिर उनका सेल करके जो बचत होती है उससे उसका चूल्हा जलता है और उसका कारोबार चलता है। अपनी मदद आपके तहत घर बैठकर रोजगार कमाने वाली इन ख्वातीन का शुमार पाकिस्तान के गैर रस्मी शोबे में होता है, जो पाकिस्तान की कुल लेबर फोर्स का तकरीबन 74% है। माहिरीन समझते हैं कि गैर रस्मी शोबे में काम करने वाले अफराद मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करके अपने हकूक़ से किसी हद तक बाखबर हुए हैं और उनकी एक मखसूस तादाद ने किसी हद तक बार्गेनिंग करने का तरीका भी सीख लिया है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, बहावलपुर। गैर रस्मी शोबे में काम करने वाली ख़वातीन की बेहतरी और उनमें शऊर पैदा करने के लिए काम करने वाली तंजीम होम नेट की सरबरा उम्मे लैला कहती हैं कि जब तक घरों में काम करने वाली ख़वातीन के लिए कानून साजी नहीं होगी, उनके मसाइल हल होना मुश्किल है। पाकिस्तान में इस वक्त को 20 मिलियन से भी ज़ायद होम बेस्ड वर्कर्स हैं। ये एक रफली एक एस्टिमेटेड फिगर है जो कोट की जाती है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल जिनका काम हो रहा है और वो घरों में जा रहा है। थोड़ी सी इसमें अभी उभाम इसलिए है क्योंकि इसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में या वाइडर कैनवस में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये सारा का सारा काम जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसको कर रही हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है जो काम लेके जाता है गैर रस्मी शोबे में काम करने वाले लोगों तक, इसकी अभी शवाहिद जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा डायलॉग बहस मुबाहिसा हो रहा है। वेजेस का इशू है, ये बड़ा क्रिटिकल है। जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगी और जब तक इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से इस पर नहीं होगी, ये रहेगा मसला। पंजाब होम बेस्ड वर्कर्स बिल 2021, क्योंकि 2021 जून में वो असेंबली में गया है। इसमें तो सबसे जो पहली बात है कि एक तो होम बेस्ड वर्कर्स को रजिस्टर किया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो बेनिफिट्स आते हैं वो उनको दिए जाएंगे, और फिर उनकी मिनिमम वेज को मुख्तस किया जाएगा, उनका डेटा बैंक बनाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, वहाँ पर लिंकअप करवाया जाएगा, उसके लिए फ़ंड क्रिएट किया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो पंजाब के बिल के अंदर है। मोर और लेस बाकी प्रोविंसेस में भी ये सारी चीज़ें वैसे ही मौजूद हैं। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का।
introducing iPhone. अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का। This is definitely a new approach. तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का। कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। और आज रमज़ान की यादों में आपको मिलवाते हैं बहरोज़ सब्ज़वारी से। बहरोज़ कहते हैं कि वो सहरी के बाद से सुबह स्कूल जाने तक हॉकी खेलते थे और उसी वक्त से रोज़ा लगना शुरू हो जाता था। रोज़ा कुशाई पर अपने अब्बा के साथ केक लेने गए तो केक चख भी लिया। बचपन में वुज़ू करते हुए अक्सर पानी हलक से उतर जाता था। ये सब कहानी मिलती जुलती लगती है हमारे बचपन से भी। देखते हैं बहरोज़ सब्ज़वारी की रमज़ान की यादें। बचपन में मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में पला बड़ा। हमारे ज़माने में सर्दियों में अभी आए रमज़ान, अब गर्मियों में आ गए, बीच में फिर सर्दियों में आए थे। आपको मेरी उम्र का अंदाज़ा हो गया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों के रमज़ान बड़े मज़े के होते थे, क्योंकि हम सहरी से पहले उठ जाते थे। वो ढोल वाला आता था और उठा देता था, तो हम बॉन फायर करते थे गलियों में लड़के मिलके। अच्छा, जब सहरी कर लेते थे और नमाज़ पढ़ लेते, उसके बाद हम हॉकी खेलते थे। आप यकीन जानिए, और पसीने, और उसी वक्त से रोज़ा लगना शुरू हो जाता था। समझ ले 7 बजे से 7-8 बजे तक हॉकी खेलते थे, फिर स्कूल का वक्त हो जाता था, फिर स्कूल चले जाते थे। रोज़ा उसी वक्त लगना शुरू हो जाता था और फिर हम कहते थे यार अब कल नहीं खेलेंगे हॉकी, लेकिन फिर खेलते थे। तो बड़े मज़े के ज़माने थे। और हमारे ख़ानदान में बचपन से रोज़े रखने की आदत। मेरी रोज़ा कुशाई भी हुई थी, और मेरे वालिद साहब सदर में एक फ्रेडरिक कैफेटेरिया के नाम से एक बेकरी थी बहुत मशहूर, वहाँ से केक बनवाया था बहुत बड़ा, तो मुझे भी साथ ले गए थे। तो आप यकीन करें, मैं भूल चुका था, वो ऐसी खुशबू आ रही थी, पेस्ट्रीज़ रखी हुई, केक। तो अब्बा केक लेने आए, तो मैंने कोई एक किसी और का केक रखा था, उस पर उंगली मार के चाट लिया, आई स्वेर। और फिर मैंने जैसी ज़बान पे चाटा तो अब्बा ने कहा ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हारा रोज़ा है। फिर मैंने थूका और अल्लाह से तौबा की, उनसे गिलास लेके कुल्ली भी कराई अब्बा ने। तो अजीब व गरीब थी, लेकिन ज़ाहिर है बचपन था, और अक्सर कुल्ली करते हुए चला जाता था पानी। तो फिर अल्लाह मियाँ हमारी क्या गलती, वो चला गया, अब क्या करें। इफ्तार में बड़ा मेरी वालदा साहिबा खुद खाना पकाती थी, सफ़ीना हमारी बेगम बहुत ज़बरदस्त इफ्तारी बनाती है, बहुत एहतमाम होता है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ईद की एक्साइटमेंट मैं आपको बताऊं कि ईद पे नए जूते आते थे भाई, सच बता रहा हूँ आपको। और बचपन की कई ईदें मुझे याद है कि नए जूते को सूंघता था, उसमें से खुशबू आती थी, चाहे वो लेदर की खुशबू हो। लेदर की खुशबू अभी भी अच्छी होती है। तो वो जूता लेके सोता था मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपने पास रख के सोता था। और नए नोटों की ईदी जो मिलती थी, उसके हम आसरे में होते थे कि नए नोट का, और वो ईद की शाम तक ख़त्म कर देते थे। आम दिनों में नहीं होते पैसे, उस वक्त नहीं होते थे, ऐसा ही होता है यार और बच्चों से। तो हम सोचते थे ईद पे ये वाली चीज़ ज़रूर खानी है। अच्छा, हम रहते थे जैकब लाइन में, उस सदर के बिल्कुल पास है, एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल, कैटरेक हॉल है, बहुत ज़बरदस्त मशहूर, हर चीज़ मिलती थी। रमज़ान नहीं होते थे तो बड़ी चीज़ें मिलती थी, पैसे नहीं होते थे। जब जैसी ईद आती थी फिर लस्सी भी पी रहे हैं और चीज़ें भी खा रहे हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।